दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नो बकवास, शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास में जो अध्ययन करेंगे वो है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को हम समझने जा रहे हैं। तो संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत हम क्या समझेंगे, संविधान की मूल प्रस्तावना है क्या, संविधान प्रस्तावना के मूल तत्व क्या है, प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या हैं, उसके मायने क्या हैं, प्रस्तावना पर संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और प्रस्तावना के महत्व पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हम आज प्रस्तावना के समग्र पहलुओं का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है। इससे पहले ये जान लीजिए कि जो भारतीय संविधान का विकास था, संवैधानिक विकास था 1600 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, वो वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा उसको ज़रूर देख लें जाके। इसके बाद संविधान की प्रमुख विशेषताएं, बहुत ही शानदार वीडियो, उसको ज़रूर देखें। और इसके बाद भारतीय संविधान में सूचियां, अनुसूचियों के बारे में जो है अच्छा वीडियो इसके पहले अपलोड किया गया और जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शुरू करते हैं। हम भारत के लोग, ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रेमबोल है, वो इससे शुरू करती कि हम भारत के लोग। यहाँ ये नहीं कहा गया कि हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, सिख लोग, ईसाई लोग, जैन लोग, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ कहा हम भारत के लोग, अर्थात भारत भूमि में जो भी निवास कर रहे हैं वो सभी लोग। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान जब बना, विभिन्न समितियों के माध्यम से बना और उन समितियों के माध्यम से जब फाइनल बन गया तो ये इसकी प्रेमबुल, उद्देशिका या प्रस्तावना रखी गई। प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना क्या है कि जो संविधान लिखा गया है उसके अंदर क्या क्या बातें हैं वो प्रस्तावना से ही देख करके समझ में आता है। इसका उद्देश्य क्या है प्रस्तावना का कि जो संविधान की जो मुख्य बातें हैं उनसे परिचय कराना है। तो आइए हम लोग, यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने कई जगह अंडरलाइन किया है, जैसे हम भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ये 5 प्रकार की उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं।
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता किस आधार पर? प्रतिष्ठा और अवसर के, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो इन शब्दों को हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे। तो आइए ये देखते हैं कि प्रस्तावना के तत्वों का, प्रस्तावना से हमें, इस प्रस्तावना से क्या क्या तत्व निकल करके आते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। जो हमने प्रस्तावना पढ़ी उसमें प्रस्तावना के कुछ तत्व निकल के आते हैं। मेन तत्व क्या है कि ये संविधान के अधिकार का स्रोत बताती है। प्रस्तावना हमें ये बताती है कि जो शक्ति है वो शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान किस अधिकार के आधार पर बनाया गया है। तो वो शक्ति का स्रोत है भारत के लोग, मतलब शक्ति का स्रोत भारत की जनता पे है। ध्यान रखना है कि जनता ही भूल जाती है कि शक्ति मेरे ऊपर है। वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पुलिस प्रशासन में शक्ति खोती है, जबकि वास्तव में जो शक्ति का स्रोत है भारत की जनता है। दूसरा तत्व ये कि बताता है, जो प्रस्तावना हमें ये बताती है कि भारत की प्रकृति क्या है, कैसा इसका नेचर क्या है, कैसा नेचर है। भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु राष्ट्र का मतलब इस पर कोई किसी का दबाव नहीं, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज है। इन सभी शब्दों की आगे व्याख्या करेंगे। संविधान के उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य भी प्रस्तावना बताती है। क्या बताती है? कि न्याय होना चाहिए सभी के साथ, सभी को स्वतंत्रता हो, सभी को के साथ बंधुता हो। और संविधान लागू होने की तिथि भी हमें प्रस्तावना से जानकारी मिलती है 26 नवंबर 1949 को। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि इस प्रस्तावना में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ क्या होता, उनका मतलब क्या होता, उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं उनके क्या मायने हैं, उनका क्या अर्थ है, उनका मूल मंतव्य क्या है, वो इस प्रकार है। प्रस्तावना में एक शब्द आया संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि जिस पर किसी दूसरे देश का कोई दबाव न हो, अर्थात जो किसी पर निर्भर नहीं रहता है उसे संप्रभु कहते हैं। और हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए संप्रभु है। समाजवादी, समाजवादी का तात्पर्य है कि जो व्यवस्था है वो राजतंत्र के आधार पर जब संसाधनों में निजी व्यक्तियों का अधिकार हो तो निजीकरण होता है, और जब संसाधनों में समाज का अधिकार हो तो वहाँ समाजीकरण होता है। ध्यान रखना, यहाँ समाजवाद है। समाज से जो भारतीय समाजवाद है, जो भारत में जो समाजवादी व्यवस्था है, वो समाजवादी व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद की है। किसकी है? लोकतांत्रिक समाजवाद। समाजवाद दो प्रकार का हो गया, एक लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा है साम्यवादी समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है कि उसमें जहां मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती वहां लोकतांत्रिक समाजवाद होता है, और जहां पर संसाधनों का टोटली राज्य का नियंत्रण होता है उसे हम साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। तो भारत का जो समाजवाद है, समाजवाद का वैसे शाब्दिक अर्थ यही होता है कि संसाधनों पर समाज का अधिकार हो, राज्य का अधिकार हो, लेकिन यहाँ समाजवादी से तात्पर्य इस टाइप के समाजवाद से है। ये जो समाजवाद है इससे है। जो दूसरा है साम्यवादी, वो रूस और चीन ऐसे देशों में वो साम्यवादी समाजवाद पाया जाता है। ये समाजवादी जो शब्द है मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगला शब्द है धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और इसमें सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया। अर्थात राज्य की नज़र में, राज्य की निगाह में कोई धर्म ना बड़ा है ना कोई धर्म छोटा है,
सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान प्राप्त है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो राजतंत्र और दूसरा लोकतंत्र। तो राजतंत्र में क्या होता था कि राजा का जो राजा होता था उसका बेटा राजा, राजा ऐसे चलता था। लेकिन लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के माध्यम से किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया है। और कैसे लोकतांत्रिक? सामाजिक रूप से लोकतांत्रिक, आर्थिक रूप से लोकतांत्रिक और राजनैतिक रूप से लोकतांत्रिक देश प्रस्तावना बताती है। प्रस्तावना ये भी बताती है कि भारत किस प्रकार का देश है, गणतंत्र है। ठीक है, तो जहाँ राजतंत्र होता है, जहाँ लोकतंत्र होता है, उसे ही गणतंत्र भी कहते हैं। गणतंत्र, उसे गणतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो कितना ही चूतिया क्यों ना हो, कितना ही बेवकूफ़ क्यों ना हो, कितना ही गधा क्यों ना हो। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, यदि व्यक्ति अयोग्य है तो वो फिर चुन करके नहीं आएगा। अर्थात राज्य का जो प्रमुख पद है वो वंशानुगत पर आधारित नहीं होता। राज्य का जो मुख्य पद है, प्रधान पद है, वो पद वंशानुगत नहीं होगा कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं होगा। तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होके आएगा अगली बार, जब कुछ समय के बाद। और न्याय, जस्टिस की बात कर प्रस्तावना में कही गई है। न्याय किस प्रकार का? सामाजिक न्याय, समाज में किसी भी एक दूसरे के साथ भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब संसाधनों का संकेंद्रीकरण ना हो। और राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय से तात्पर्य कि व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को निर्वाचित होने का, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। वो किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो न्याय, तीन प्रकार की न्याय की बात कही गई। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से तात्पर्य यहाँ 5 प्रकार की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, आपको जो सोचना हो, विचारना हो, विचार कर सकते हो, क्योंकि विचार ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और विचार ही नई चीज़ों का जन्म देते हैं। तो विचार पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप खूब सोचिए, कोई समस्या ले लीजिए और उस समस्या का समाधान के लिए, खोजने के लिए खूब पूरी तरह स्वतंत्र है। खूब विचार कीजिए, फिर इसमें कोई भी समस्या उस पर विचार कीजिए, आपको कोई पाबंदी नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई गलत कर रहा, प्रधानमंत्री गलत कर रहा हो, राष्ट्रपति गलत कर रहा हो, राज्यपाल गलत कर रहा हो, कोई भी गलत कर रहा हो तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो कि नहीं, ये हमारी नज़र में गलत है या सही है। जो भी धर्म, कोई भी धर्म मान सकते हो, विश्वास किसी में भी विश्वास कर सकते हो, और उपासना, किसी भी तरह की कोई भी उपासना पद्धति भारत में कर सकता है। तो इस कुल मिला के 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को ये प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। और बंधुता, भाईचारा, मतलब प्रस्तावना ये कहती है कि इस देश के जितने भी नागरिक हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर के रहें। एक दूसरे के प्रति कोई ना घृणा हो, न द्वेष हो, न नफरत हो, अपितु सभी लोग मिलजुल करके एक साथ रहें हैप्पीनेस के साथ। तो ये बंधुता, ये न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, ये फ्रांस के क्रांति से लिए गए विचार हैं। और एक है समता। समता से तात्पर्य है सभी लोग समान हैं, कोई किसी को ऊपर नीचे नहीं, प्रत्येक व्यक्तित्व हर व्यक्तित्व के सामने समान है। तो आइए अब देखते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कुछ तथ्यों को समझने का
प्रयास करते हैं। विधानसभा में ही ये प्रश्न उठा था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। यद्यपि प्रस्तावना नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसी पर आधारित थी, लेकिन संविधान के अधिकांशतः भाग बन चुके थे, इसके बाद प्रस्तावना ऐड की गई थी। तो 1960 में बेरूबरी उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया बेरूबरी संघवाद में 1960 में, और ये कहा कि यह संविधान का भाग नहीं है, यह संविधान का भाग नहीं है, इसलिए 368 आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। जो है 368 इसके तहत अनुच्छेद 368 के तहत संविधान प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती ने इस बेरूबरी संघवाद का जो निर्णय था कि ये प्रस्तावना का भाग संविधान का भाग नहीं है, उसे पलट दिया और केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रस्तावना का भाग है। मेन समस्या यही थी कि यदि इसे संविधान का भाग माना जाए कि ना माना जाए, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए कि ना माना जाए। और उसी से जुड़ा हुआ ये इस प्रश्न इस संदर्भ में आया कि प्रस्तावना पे संविधान संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो पहले बेरूबरीवाद में कहा गया कि उस भाग ही नहीं तो संशोधन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद भारती 1973 में कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद कुछ शब्द जोड़े गए जो अभी हमने आपको बताए थे कि जो है एक तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, एक पंथ निरपेक्ष 1900 और दूसरा समाजवादी, और एक शब्द और है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए 1942 में। 1942 में ये 3 शब्द तभी जोड़े गए किसमें, प्रस्तावना में, क्योंकि इसके पहले ये था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, इसलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान रहे कि केशवानंद भारती ने यहीं पर एक और कहा कि मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, मतलब प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना का महत्व, दोस्तों प्रस्तावना का ये महत्व है कि एक सीधे से यदि हम किसी चीज़ के अंदर तक जाना चाहते हैं तो उसकी मुख्य दर्शन क्या है, उसके आदर्श क्या है, तो वो हमें प्रस्तावना से मिलती है। हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की नेचर क्या है, हमारे देश का मूल दर्शन क्या है, हमारे देश की मूल सोच क्या है, हमारा देश किस प्रकार का है। ये जानना हो तो हमें 4 लाइन की प्रस्तावना पढ़कर आसानी से समझ में आ जाएगी। ये संविधान की आत्मा है और ये संविधान की कुंजी है, अर्थात समग्र संक्षिप्त उसका इम्पोर्टेंट नोट्स कहा जाए तो वो प्रस्तावना है। तो संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा, यदि प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन यहीं पे ये कहा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो आर्टिकल भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की जो आत्मा है, भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32
अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि पूछ ले कि भीमराव अम्बेडकर ने किसी संविधान की आत्मा माना है तो अनुच्छेद 32 को माना है। और सामान्य रूप से यदि कहा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए? प्रस्तावना को कहा। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये कथन अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है, ये भी संविधान सभा में थे। और प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने ये कहा है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रस्तावना, आपको प्रस्तावना, मूल प्रस्तावना है क्या, उनके प्रमुख शब्दों का क्या मतलब होता है, और प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता। संक्षेप में ये समझ सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग वर्तमान में माना गया है और उसमें प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता, वैसे किया जा सकता जैसे संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता। लेकिन साथ में इस बात को ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसा संशोधन जो संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसा संशोधन ना तो संविधान में किया जा सकता, ना ही प्रस्तावना में किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार प्रस्तावना आपको समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो और ही शानदार होंगे, बहुत अच्छी प्रकार होंगे। और यदि मेरा छोटा सा भी प्रयास आपके जीवन में 1 पैसे का भी सहयोग दे रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है। ध्यान रहे कि आप व्यूज देकर के वीडियो ना देखें, कंटेंट देख के वीडियो देखें, और जो भी वीडियो में दिखाया जाए, जो भी बोर्ड वर्क हो उसको लिखें ज़रूर, उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ आपको अनोद एकेडमी में ज़रूर मिल जाएंगे, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो या आपको हिंदी कंप्लीट ग्रामर हो, उसके सभी वीडियो उपलब्ध हैं। और ये जो है जीएस के भारतीय राज्य व्यवस्था के शानदार वीडियो आप देख ही रहे हैं। और वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।